हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग का क्लास 12 की फिजिक्स में टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है अभी तक। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख चुके हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख चुके हैं, बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज कूलॉम्स लॉ। दैट इज कूलॉम्स लॉ। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ। ये क्या बताता है? ये बताता है फोर्स बिटवीन force between electric charges, force between electric two electric charges, force between two electric charges, है ना। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता था? फोर्स बिटवीन टू मासेस। वैसे ही कूलॉम्स लॉ क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसीलिए फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, या कूलम फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कूलम फोर्स भी बोलते हैं। अब कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम्स, हेनरी कूलम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया कि अगर दो चार्ज हैं, कैसे चार्ज? दो चार्ज हैं, कैसे हैं वो? टू पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस? टू पॉइंट चार्जेस। अब अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल चार्ज को तो जाना है, लेकिन पॉइंट चार्ज के बारे में अभी तक हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट मास हम लोग जानते हो क्या? इफ द डायमेंशन ऑफ द मास इज very less compared to distance between the masses, then that is known as point mass. तो वैसे ही पॉइंट चार्ज कब बोलेंगे? पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज कब बोलेंगे? जब डायमेंशन डायमेंशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि पार्टिकल या मैटर के पास होती है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल is very less compared to distance between two charged particles। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? डायमेंशंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में, तो हम ऐसे चार्जेस को क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज तो है ही, लेकिन कैसा चार्ज है ये? पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। इसको नाम देते हैं Q1 और Q2। Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज। अगर बॉल भी बना दिया तो भी, अब इसका नाम हम लोग, इन्होंने कूलम्स लॉ किसके लिए दिया? पहली बार पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज r है। कितनी है? r है। तो उन्होंने बोला लॉ, ये क्या है? लॉ है। लॉ में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे मिलता है? एक्सपेरिमेंट करके। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि दिस द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to is directly proportional to product of their magnitudes, product of their magnitudes. The force between two point charges is directly proportional to product of their magnitude of the charges, product of their magnitude of the charges. And ये पहला ऑब्जर्वेशन था। And also this force is also inversely proportional to square of the distance between the two point charges. Square, inversely proportional to the square of the distance between two given point charges। ये दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा।
उन्होंने देखा कि Q1 Q2 किसी का भी मैग्नीट्यूड या दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ाते हो तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कम करते हो तो कम होगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी कम करने पे, और बढ़ेगी बढ़ाने पे। और डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स की वैल्यू कम होगी और डिस्टेंस कम करने पे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जो रिलेशनशिप होगा कैसा है? इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। ऐसा ही कुछ था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी। यहाँ m1 m2 हुआ करता था और यहाँ 1/r² है ना। तो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional, directly proportional to the product of their magnitudes, magnitudes, and force between two point charges is inversely is force between 2 point charges is inversely proportional to square of distance between them। क्लियर है? ये इनके दो ऑब्जर्वेशन। 2 point charges आर देयर, 2 point charges आर देयर, और उनके अगर आप मैग्नीट्यूड्स बढ़ाओगे एक के या दोनों के तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड कम करोगे एक के या दोनों के तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। लेकिन डिस्टेंस कम करने पे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स की वैल्यू कम होगी। और ये किसके बारे में बात हो रही है? अगेन पॉइंट चार्जेस के बारे में। पॉइंट चार्जेस हैं क्या? जिसका डायमेंशन उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो? वेरी वेरी लेस। कैसा हो? वेरी वेरी लेस। इन दोनों फोर्स, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को अगर हम कंपाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने का रिवाज है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम किससे हटाते हैं? एक कांस्टेंट से। वो कांस्टेंट हमको कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंट करके। कहां से मिलता है? एक्सपेरिमेंट करके। और ये कांस्टेंट बताएगा क्या? ये कांस्टेंट बताएगा जिस मीडियम में ये चार्ज रखा हुआ है, जिस मीडियम में अभी ये चार्ज रखा हुआ है। और उन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन लिया था, उन्होंने बोला कि कोई भी मीडियम होगा वो किसी न किसी मैटर का बना होगा, तो मैं एक ऐसा मीडियम लूंगा जिसमें कोई मैटर नहीं हो। और ऐसा मीडियम जिसमें कोई मैटर ना हो, ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो दूसरी कंडीशन, दूसरा एजम्पशन, दूसरा उनकी कंडीशन ये थी कि ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहां पे किया? वैक्यूम में। वैक्यूम के और क्या नाम है? फ्री स्पेस। क्या नाम है? फ्री स्पेस, या अप्रोक्सीमेटली एयर को भी बोल सकते हो, है ना। नो मैटर, नो मैटर, कोई मैटर नहीं था, क्योंकि मैटर आने पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अभी तो हम इस चैप्टर में, इस पहले चैप्टर में चार्ज को जब भी रखेंगे, जब भी फोर्स निकालेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज कहाँ रखा होगा? वैक्यूम में। थंब रूल, कहाँ पे रखा होगा? वैक्यूम में। चार्ज कैसा होगा? पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसा होगा? पॉइंट चार्ज। नंबर 1, चार्ज कैसा होगा? पॉइंट चार्ज। और चार्ज कहाँ रखा होगा? वैक्यूम में। कहाँ रखा होगा? वैक्यूम में। अब जब ये हो गया तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को आगे बढ़ाया। F इज इक्वल टू के, स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन R²। और ये हो गया आपका क्या? फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस which are placed in vacuum, which are placed in vacuum or in free space or in air। क्लियर है? ये आपको मिल गया फोर्स। स्मॉल के से कांस्टेंट को रिप्लेस किया है ना, कैपिटल के से नहीं, क्योंकि कैपिटल के आगे आने वाले चैप्टर में बनेगा और इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसका नाम कैपिटल होगा। उसको बोलते हैं, कैपिटल के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट दिस इज नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज ओनली कांस्टेंट, दिस इज ओनली कांस्टेंट, जो कि क्या बता रहा है कि
चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस और इन एयर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब ये हो गया, तो F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस k को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये है कि स्मॉल k इज नथिंग बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कांस्टेंट है, हाँ ये एक्सपेरिमेंट से आया था। अब ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? अगर चार्ज को किसी मीडियम में रखेंगे तो मीडियम से होकर के ही ना फोर्स लगेगा किसी दूसरे चार्ज पे, तो वो उस मीडियम पे, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उस फोर्स को अफेक्ट करेंगी ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जब उस जो फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस को अफेक्ट करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम किससे शो करते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जैसे एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इसके बीच में कोई भी मीडियम होगा, अभी तो चलो फ्री स्पेस है, लेकिन बाकी आगे रियल लाइफ में तो कोई ना कोई मीडियम होगा, तो क्या इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम चेंज करने से अफेक्ट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और उस प्रॉपर्टी को हम किससे शो करेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मान लो इन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे पानी में रखा और फिर सेम डिस्टेंस पे सल्फर डाइऑक्साइड में रखा, दोनों फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग आएंगी। क्यों? क्या चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग हुआ? नहीं। क्या चार्ज के बीच की डिस्टेंसेस अलग हुई? नहीं। क्या चेंज हुआ? मीडियम। और मीडियम चेंज होने पे फोर्स क्यों चेंज हो गया? वो दैट वी विल शो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और यहाँ पे जो मीडियम यूज किया है वो हम लोगों ने क्या यूज किया है? वैक्यूम। क्या यूज किया है? वैक्यूम, या इसी को क्या बोले? फ्री स्पेस। क्या यूज किया है? तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? मीडियम की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। 8.85 इंटू 10 के पावर -12। क्या इसकी कोई यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। देखो यूनिट कैसे निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की। देखो यूनिट, फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू कितना है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, 4 पाई की कोई यूनिट नहीं, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमको निकालनी है, Q1 की यूनिट कूलम, Q2 की यूनिट कूलम, R स्क्वायर की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ। अच्छा k की कोई यूनिट बोले तो k और एप्सिलॉन नॉट में इनवर्स का रिलेशन है, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपल उल्टा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ k, यूनिट्स ऑफ k, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो एमएलटी के फॉर्म में, है ना? डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। कैसे भाई? कैसे निकाल सकते हो? ये देखो, न्यूटन क्या कोई फंडामेंटल यूनिट है? नहीं। क्या होता है इसका? न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बिल्कुल फंडामेंटल, मीटर तो फंडामेंटल ही होता है। अपॉन कूलम नहीं होता है फंडामेंटल, क्या होता है? एम्पियर पर एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड, इंटू सेकेंड हुआ तो क्या बचा? कूलम, और उसका क्या हो गया? स्क्वायर।
क्या हो गया, स्क्वायर। अब देखो इधर आएंगे, केजी मीटर क्यूब सेकेंड के पावर -2 एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे और चलते हैं, केजी केजी मीटर क्यूब सेकेंड के पावर -4, टेक्निकल इंग्लिश के लिए सॉरी, लाइट चली गई थी, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर ए की पावर -2, क्या लिखेंगे, एम एल एम एल की पावर 3, टी की पावर -4, ए की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर के, और डायमेंशन फॉर एप्सिलॉन नॉट जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो फिर से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, और कूलम को एम्पियर सेकंड का स्क्वायर। लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, आ गया। ठीक है, अब ये तो बात हुई, निकाल लेंगे। अब ये k की वैल्यू कितनी होती है, तो k 1/4πε0, उसकी वैल्यू भी याद रखेंगे, 9 × 10 की पावर 9, और डायमेंशन इसकी कितनी है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट और ये के याद हो जाएगा, बहुत जगह यूज होने वाला है, क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएंगे, मुझे जैसे याद हो गई, है ना। कंडीशन, बोथ चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस एंड बोथ आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। और मीडियम की जो प्रॉपर्टी जो फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को अफेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन लिखने की आ जाए तो, दो चार्जेस अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो वो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को अफेक्ट करेगी, वैक्यूम में रखने पे फोर्स कुछ और आएगा और मीडियम में रखने पे कुछ और आएगा। उस जो प्रॉपर्टी जो इस फोर्स को अफेक्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक्सपेरिमेंट ऑफ कूलम। कैसे किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने का तरीका उनका बहुत सिंपल सा था। उन्होंने एक मेटालिक स्फीयर लिया, एक कंडक्टर लिया, मोस्टली कंडक्टर मेटल्स होते हैं, उस पर क्यू चार्ज था, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज था। उन्होंने एक दूसरा सेम स्फीयर सेम मटेरियल बट न्यूट्रल स्फीयर लिया, और उसको क्या किया, कांटेक्ट में, क्या होगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, दोनों स्फीयर्स पे कितना चार्ज आ जाएगा, +q/2 एंड +q/, और अगर एक और ले लेंगे, तो कितना कितना चार्ज हो जाएगा, q/3 एंड q/3, और एक और ले लेंगे, मतलब एक और सटा लिया, एक 3 की जगह 4 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, q/4, सब इक्वल, q/4 करेंगे क्या सर, हाँ अभी बताता हूं। उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया था, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बस वही करना है। देखो Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 इंटू Q2, और फोर्स, टेबल बन गई नंबर 1। अच्छा क्या करना है, डिस्टेंस को क्या रखना है, जब एक चीज को चेंज करोगे तो डिस्टेंस को क्या रखोगे, फिक्स, जो भी डिस्टेंस है फिक्स रख लिया। Q1 कितना है, Q, पहले केस में Q2 कितना है, 0, प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, तो फोर्स भी कितना आएगा, 0। अगर अब यहाँ Q/2 हो गया, यहाँ Q/2 हो गया, तो फोर्स आएगा, तब तो फोर्स आएगा कि नहीं आएगा। अब जब फोर्स आएगा Q/2,
तो फोर्स कुछ ना कुछ आएगा। पहले केस में तो क्यू एक पे चार्ज था, दूसरे पे चार्ज जीरो था, इसलिए फोर्स क्या हो गया था, जीरो। तो कुछ फोर्स आएगा, कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, क्यू स्क्वायर बाई फोर। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई फोर। थर्ड केस में चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री। ऐसा करने के बाद, सॉरी क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, बस दो ही स्फीयर एट अ टाइम लेते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या रखते हैं आप, फिक्स। तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई नाइन। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल मिला, क्यू स्क्वायर बाई नाइन के। मतलब पहले से फोर्स कम हो गया कि ज्यादा हो गया, कम हो गया। पहले से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अगले केस में क्यू बाई फोर, क्यू बाई फोर, बताओ कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई सिक्सटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई सिक्सटीन। फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही, क्यों, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे, चार्ज क्यू था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस हमने फिक्स रखी। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, चार्ज को फिक्स रखेंगे और डिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। डिस्टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हमारा Q, Q दो चार्ज Q Q रहेगा पहले केस में, डिस्टेंस R, फिर दूसरे केस में डिस्टेंस 2R, फिर तीसरे केस में डिस्टेंस R बाई टू। R करने पे फोर्स, फोर्स अभी चार्ज कितना, Q Q, चार्ज कितना, Q Q, चार्ज कितना, Q Q, है ना। तो फोर्स की क्या हालत होंगे, फोर्स क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर क्यू स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, फोर्स कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया, वन बाई फोर टाइम्स हो गया। और इसमें आर बाई टू में क्यू स्क्वायर बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, फोर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ध्यान देना, डिस्टेंस बढ़ाने पे, डबल करने पे फोर्स वन फोर्थ हो गया, और डिस्टेंस हाफ करने पे फोर्स कितना हो गया, फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया, फोर टाइम्स इंक्रीज हो गया। दैट इज द केस, दैट इज द केस। समझ में आ गया। और इस तरह से उन्होंने अपने लॉ को वेरीफाई कराया, कैसे, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके चीजों को उन्होंने अपने लॉ को वैलिड करवाया। ठीक है, ये तो समझने की रही बात। अब फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, उनके बीच फोर्स है, मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन किसकी बात नहीं करी, डायरेक्शन की। किसकी बात नहीं करी, डायरेक्शन की। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है फोर्स का, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है फोर्स का। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। चलो भाई डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन, अभी दो ही चार्ज हैं इसलिए ज्यादा लोचा भी नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस आर देयर, इसका नाम Q1, इसका नाम Q2। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, रिपेल। गया ना, ऐसे ऐसे ही रिपेल होता है ना। ये क्या हो गया, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, इस फोर्स को बोलेंगे फोर्स एट टू ड्यू टू वन, और इसको क्या बोलेंगे, फोर्स एट वन ड्यू टू, दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बराबर वही होगी इतनी, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा। ये थोड़ी बोल सकते हो कि मैं तुमको ज्यादा रिपेल करूंगा तुम इसको कम। ये तो दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। एट अ टाइम हम एक को देखेंगे, इस पे लग रहा है तो ये लगा रहा है, और इस पे लग रहा है तो ये लगा रहा है। तो एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को क्या बोलेंगे, रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे भी वैलिड हो रहा है। अच्छा दोनों, अच्छा प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, कंडीशन विल बी सेम। और अगर ऐसा हो गया कि जब एक प्लस और दूसरा माइनस, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये नाम है Q1, ये नाम है Q2। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्स एट वन ड्यू टू टू, और इसको बोलेंगे फोर्स एट टू ड्यू टू। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल आई। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल आई। बस दो ही चार्जेस हैं तो डायरेक्शन का बहुत ज्यादा भी लोचा नहीं। हाँ
जब दो से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे तब हमको डायरेक्शन के लिए किसको यूज करना पड़ेगा, वेक्टर। किसको यूज करना पड़ेगा, वेक्टर को। अभी तो हम काम चला ले रहे हैं, दिस इज फॉर रिपल्सन एंड दिस इज फॉर अट्रैक्शन। ये है हमारा कूलॉम्स लॉ का एनालिटिकल फॉर्म जो उन्होंने ऑब्जर्व करके निकाला। अब एक और तरीके से कूलॉम्स लॉ को पढ़ा जा सकता है। कौन सा तरीका है भाई, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो वे भी खत्म करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी केवल कूलॉम्स लॉ था एनालिटिकल फॉर्म, उसमें फॉर्मूला अलग देख लिया और डायरेक्शन अलग। लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वही वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ से पता चल जाएगी, वेक्टर के लेंथ से मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा और एंगल से डायरेक्शन पता चल जाएगी। खत्म बात। चलो देखते हैं। मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये दो चार्जेस हैं, कौन कौन से, Q1 एंड Q2। दीज आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये ओरिजिन है ओ। अब मुझे Q1 को लोकेट करना है, तो वेक्टर में किसी भी चीज को लोकेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और जब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकेट करते हैं तो उस वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से Q2 को भी हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकेट करेंगे, बोथ आर पॉइंट चार्जेस। और व्हाट इज दिस, व्हाट these two vectors are, these are known as position vector, these are known as position vector, r1 r2 vector। ठीक है, we are locating 2 point charges with respect to origin, with respect to origin। तो हम लोगों ने कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, हम लोगों ने कौन सा वेक्टर दिया, पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। ठीक है, लोकेशन ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, लोकेशन ऑफ Q1 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये क्या है, लोकेशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हुई ना। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं, मुझे लोकेशन O के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, मुझे 2 की लोकेशन 1 के रिस्पेक्ट में चाहिए या 1 की लोकेशन 2 के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, अरे बाबा, जब जिसकी चाहिए 2 की, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी चाहिए होती है उसकी तरफ हेड होता है और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए होती है उसकी तरफ टेल होती है, पूंछ होती है। ये लो, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें R1 विथ रिस्पेक्ट टू O नहीं लगते थे, O नहीं लिखते थे, क्यों, वो अंडरस्टूड है, O ही है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, O है। और अगर 1 का देना है तो क्या लिखेंगे, R1 2 पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका नाम चेंज हो गया, जब लोकेशन को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना देकर के किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में देते हैं अदर देन ओरिजिन, तो हम कौन सा वेक्टर बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R21 एंड R12 आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दे आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम लोकेशन को किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं जो कि अदर देन ओरिजिन है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 2 की लोकेशन 1 के रिस्पेक्ट में, 1 की लोकेशन 2 के रिस्पेक्ट में। देखो कोई भी चीज, R पोजीशन के लिए और F फोर्स के लिए, लेकिन यहां पे लिखा होता है आई जे कैसे पढ़ेंगे,
पोजीशन ऑफ आई, पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू जे, और इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन आई, फोर्स एट आई विथ रिस्पेक्ट टू जे, मतलब जे कितना फोर्स लगा रहा है किस पे, आई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन आई बाई जे, फोर्स ऑन आई बाई जे, पढ़ना सीख लो, ये ज्यादा जरूरी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, मैं एक केस बना रहा हूं, केस ऐसा बना रहा हूं, Q1 और Q2 लाइक चार्जेस है, मतलब दोनों या कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या कि क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव नेगेटिव होंगे, तो ध्यान से देखो क्या होगा, होगा ये कि कुछ फोर्स ऐसे जाएगा और इधर फोर्स ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 2 पे फोर्स लग रहा है, ये 2 पे फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, वेक्टर लगा दिया क्योंकि वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, है कि नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, F12 और R12 की डायरेक्शन क्या है, सेम। F21 R21 की डायरेक्शन क्या है, सेम। मतलब F12 की डायरेक्शन, F12 की डायरेक्शन, अब वेक्टर को डायरेक्शन से अगर केवल बताना है तो क्या लगा देते हैं उस पे, कैप, क्या लगा देते हैं, कैप, यूनिट वेक्टर। और R12 देखो दोनों की डायरेक्शन उस तरफ है, ये R12 और ये F12, और R21 और F21 इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। कब, when Q1 and Q2 are like charges, are like charges, जब Q1 Q2 एक जैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, Q1 Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव हैं और नेगेटिव नेगेटिव हैं, दोनों ही केस में ऐसा होगा। F12 की डायरेक्शन R12 की, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी, एक होंगी, सेम होंगी। कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं, देखो आपके सामने फिर से वही ग्राफ है, फिर से वही ग्राफ है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R1 है, ये R2 है। अब एक को पॉजिटिव ले लो और एक को नेगेटिव ले लो, क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन। ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स कौन सा होगा, ये होगा F21, फोर्स हो गया। अच्छा अगर मैं बोलूं R21 किधर, वो तो फिक्स है भैया, वो तो बदलने वाला नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी लेकिन R21 वही रहेगा, और R12 इधर ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। ध्यान से देखो, R12 उधर, F12 इधर, R21 इधर, F21 इधर, मतलब क्या लिखे हैं यहाँ पे, F21 की जो डायरेक्शन है दैट इज माइनस ऑफ, है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, F12 की जो डायरेक्शन है वो R12 की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट, when Q1 and Q2 are unlike charge, are unlike charge, when Q1 and Q2 are unlike, क्लियर है बात, समझ में आई बात, when Q1 and Q2 are unlike charges, like charges में डायरेक्शन सेम किसी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जब कौन से चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस, कौन से चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस। क्लियर हुई बात, क्या ये चीज समझ में आई, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा डिक्टेट कर लीजिए, है ना। और देखो कैप का मतलब क्या होता है, ओनली डायरेक्शन नॉट मैग्नीट्यूड। मैंने कैप, कैप कैसे निकालते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, वो ए कोई वेक्टर हो, उसका कैप अगर निकालना हो तो हम क्या करें, उसके मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ए कैप। केवल डायरेक्शन ले रहा हूं,
मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं कर रहा हूं। जल्दी लिखो। ठीक है, वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब देखो, अब इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं लिखूं फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, है ना, तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो R21 और R12 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। तो हम क्या लिख सकते हैं, F21 है तो यहाँ पे R21 लिखेंगे वेक्टर, लेकिन उसका क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, फोर्स, ये तो क्या हो गया, फोर्स। और F21 और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी आएगी, R21 नेट वेक्टर। ये जो पोर्शन है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और ये पोर्शन डायरेक्शन। इधर देखो, F12 अगेन स्मॉल के Q1 Q2 R21 की जगह क्या, R12 के मॉड का स्क्वायर, और R21 की जगह क्या, R12 का मॉड। देखो ये एक अलग, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। इसमें भी दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट एंड दिस इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज देखो सर, अभी तो Q1 Q2 अगर पॉजिटिव होंगे तो F21 R21 पॉजिटिव आएगा सामने, लेकिन प्लस माइनस आ गया तो पास में क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस बताता ही है क्या है, माइनस बताता ही क्या है कि दोनों की डायरेक्शन जस्ट क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो जब भी माइनस आ गया, इसमें मैग्नीट्यूड में माइनस आ गया, इसका मतलब फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। कैसा है, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। और जब भी प्लस आया, जब F21 और R21 की डायरेक्शन सेम, F12 R12 की डायरेक्शन सेम, Q1 Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दोनों ही केस में क्या आएगा, पॉजिटिव। जब दोनों की F21 फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी तो फोर्स कैसा रहेगा, रिपल्सिव। और अगर माइनस बाहर आ गया तो F21 R21 की डायरेक्शन और F12 R12 की डायरेक्शन जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, अट्रैक्टिव। क्लियर है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि व्हेन force vector is parallel to displacement vector, parallel मतलब डायरेक्शन सेम, displacement vector, then force is repulsive। और जब force vector is anti-parallel 180 degree, just opposite to displacement vector, then force will be attractive, है ना। ये रहा। So this is how we are done with Coulomb's law in vector form। ठीक है, थैंक यू।